Good morning, student. Welcome to CR International School online study system. Today we discuss about the peninsular drainage system. आज हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास। इस प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार पर नदियों ने चौड़ी, संतुलित व उथली घाटियों का निर्माण किया है। यह मैदानों की अपेक्षा नदियां छोटी और कम संख्या में हैं। नगण्य ढाल क्रम के कारण इन नदियों की अपरदन शक्ति खत्म हो चुकी है और प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी है। कि इन नदियों की अपरदन क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत पुरानी नदियां हैं और इनकी जो ढाल है वो बिल्कुल ही कम बचा हुआ है और ये अपनी प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी हैं। प्रायद्वीपीय नदियां। दक्षिण भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं। इनमें से अधिकांश बंगाल की खाड़ी में, कुछ अरब सागर में व कुछ अन्य खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। महानदी। यह नदी कोयना और शंख नदियों के संगम से मिलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से निकलती है और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से होती हुई उड़ीसा में बड़ा डेल्टा बनाती है। इस नदी की कुल लंबाई 857 किलोमीटर है। विश्व प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इस नदी पर बना हुआ है। गोदावरी। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अपनी पवित्रता, सौंदर्य, उपयोगिता, विशाल आकार एवं विस्तार के कारण इसे वर्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट है कृष्णा। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर स्थित महाबलेश्वर के निकट है। गोदावरी के बाद यह पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। कावेरी। यह नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है और तमिलनाडु राज्य में पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की तुलना में यह नदी कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग सारा साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून ग्रीष्म ऋतु से और निचले भागों में उत्तर पूर्वी मानसून यानी शीत ऋतु से वर्षा प्राप्त होती है। मैसूर के पठार पर बहते समय यह नदी अनेक सुंदर जलप्रपात बनाती है, जिसमें शिव समुद्रम और होगेनकाल प्रपात दर्शनीय है। यह प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरा साल बहती है। बाकी नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं और शीत ऋतु में वो नदियां सूख जाती हैं। बारिश की मात्रा पर उन नदियों में जल की क्षमता है वो निर्धारित होती है। बारिश ज़्यादा होती है तो उनमें जल क्षमता अधिक, जल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और बारिश कम होती है तो उनमें जल है वो कम मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्माणी तथा स्वर्ण रेखा नदियाँ। ये नदियाँ गंगा और महानदी के बीच के कुछ भाग का जल बहाकर बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। अपने ऊपरी भाग में ब्रह्माणी का नाम दक्षिण कोयल है। जमशेदपुर में स्थित टाटा के लोहे के कारखाने को जल स्वर्ण रेखा नदी से ही मिलता है। जमशेदपुर में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कारखाना है जिसको जमशेद जी टाटा ने लगाया था, उसको जल स्वर्ण रेखा नदी से ही प्राप्त होता है।
अब है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन दो नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जिनमें फर्स्ट है ताप्ती। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में स्थित दरार घाटी रिफ्ट वैली में नर्मदा नदी के समानांतर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है। रिफ्ट वैली उसको कहते हैं जिसमें दोनों किनारे हैं वो ऊंचे उठे होते हैं और बीच का भाग है वो नीचे धंसा हुआ होता है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की जो भ्रंश घाटियों से होती हुई बहती हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.